ठीक है बच्चों, अभी तक जो हमने अर्थ की फील्ड देखा, ये देखा कि अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट तक जाते हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे चेंज होती है, डेप्थ पे भी फील्ड कैसे होती है, और हमने उस पर बेस प्रॉब्लम की है कि हाइट से किसी पार्टिकल को गिरने में कितना टाइम लगता है। अब हम अंदर की बात करते हैं कि सरफेस के अंदर अगर कोई पार्टिकल हो तो उसका मोशन किस तरीके से अफेक्ट होगा ग्रेविटेशनल फील्ड से, या इससे रिलेटेड कोई सवाल। तो हमने क्या किया है, एक ये अर्थ है हमारे पास, और अर्थ का किसी डायमीटर के अलॉन्ग एक हमने टनल बनाई है। बहुत टनल की जो है विड्थ जो है बहुत ही स्मॉल विड्थ का टनल है। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, मतलब अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन में या अर्थ की डायमेंशन में, मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हमने टनल बनाया। तो बहुत ही माइन्यूट विड्थ का एक टनल बनाया है। इससे अर्थ की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती इस टनल से, ठीक है। तो अभी भी एक परफेक्ट सॉलिड स्फीयर है और यूनिफॉर्म डेंसिटी का है। तो एक टनल हमने डिग कर दी है, टनल डायमीटर के लॉन्ग है, जो कि सेंटर से पास होने वाली लाइन है। तो एक टनल है, खाली जगह है यहाँ पर, ठीक है। टनल की विड्थ बहुत स्मॉल है। तो सवाल क्या है कि मान लीजिए कि एक टनल में एक एंड पे, सरफेस पे हमने m मास का एक पार्टिकल है, ठीक है, इसको हमने रिलीज़ किया है। तो सवाल नंबर ए क्या है कि जो है पार्टिकल इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो ये हमारा सवाल है कि भाई पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज़ किया गया, और ठीक है, पार्टिकल को ये इन्फॉर्मेशन दी गई, पार्टिकल को सरफेस पे रेस्ट से रिलीज़ किया गया। तो जब रिलीज़ करेंगे तो अर्थ जो है सारी चीज़ों को अपने सेंटर की ओर खींचती है, तो इस पार्टिकल को भी अपने सेंटर की ओर खींचेगी। तो इस वजह से पार्टिकल नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो बताना क्या है कि फाइंड द, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करेंगे। तो ए नंबर क्वेश्चन से आप समझ जाइएगा कि ए नंबर क्वेश्चन क्या है। ए नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल when it crosses the mean position, या इट क्रॉसेस द सेंटर। तो पहला सवाल ये है कि भाई जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो अर्थ सारी चीज़ों को अपने सेंटर की ओर खींचता है, तो इसको भी खींचेगा, और खींचते खींचते नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। तो सेंटर पे जब ये पहुंचेगा उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, या सेंटर को जो क्रॉस करेगा उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, ये बतानी। तो ये पहला सवाल है। नेक्स्ट फिर ये हम रिपीट करेंगे, तो आपको याद रखना है ए मतलब सवाल ये है, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस द सेंटर। तो कहाँ पर हमने रिलीज़ किया है, जो इनिशियल पॉइंट है वो है सरफेस। तो इनिशियल पॉइंट है सरफेस। तो सरफेस है, हम निकाल लेते हैं कि सरफेस पे जब वो पार्टिकल होता है उस समय उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो उसकी एनर्जी निकालने के लिए पहले तो हम निकाल लें अर्थ का सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा। तो एक सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल का वैल्यू कैसे लिखते हैं, अंदर के पॉइंट पे, बाहर के पॉइंट पर कैसे लिखते हैं। यहाँ पर सरफेस पे लिखना है, तो सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा GME/RE होगा, ठीक है। फॉर्मूला भी आगे लिख दूंगा कैसे लिखते हैं। तो सरफेस पे लिखना है तो GME/RE, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम, ये तो पोटेंशियल हो गया, तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल में मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो GMEM/RE, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट था सरफेस पे उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी ये थी, और हमने रिलीज़ किया रेस्ट से, तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, ठीक है। फाइनल पॉइंट कहाँ है, जहाँ तक कि हमारी बात हो रही है, तो फाइनल पॉइंट कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है सेंटर। तो फाइनल पॉइंट है सेंटर। तो सेंटर पे हमको पहले पोटेंशियल लिखना है। तो सेंटर पे पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, सेंटर पे पोटेंशियल होता है -3/2 GME/RE, ये आपको याद होगा। सेंटर पे पोटेंशियल इस तरीके से लिखते हैं, और सेंटर पे पोटेंशियल इस तरीके से हुआ तो सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3/2 GMEM/RE, ये हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पार्टिकल की, जब वो कहाँ पर होगा, सेंटर पे होगा, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला भी यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे लिखा है। तो एक सॉलिड स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए, कितना है, 3/2 GME/RE 1 - R² 3R², ये हमारा
एक सॉलिड स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है और एक्सटर्नल पॉइंट पर वो सॉलिड स्फीयर एज अ पॉइंट मास बिहेव करने लगता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चाहे सरफेस पे निकालिए चाहे सेंटर पे निकालिए, जब सेंटर पे निकालेंगे तो आर की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा 3/2 GMA/RE, और सरफेस पे निकालेंगे तो आर की वैल्यू कैपिटल आर रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/3, 1 - 1/3 हो जाएगा कितना 2/3। वैसे भी आपको पता है सरफेस पे कैसे निकालते हैं। तो इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो दोनों पोटेंशियल निकाल लिया, दोनों पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल निकाल लिया और उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे नीचे गिरता जा रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो नीचे की ओर गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम होने की वजह से ही वो स्पीड गेन कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं भाई लॉस कितना हुआ है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, भाई कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है। तो पहले कुछ ज़्यादा थी, बाद में कुछ कम हो गई, तो लॉस हुआ U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो लॉस हुआ है -GME/RE और माइनस ये इनिशियल माइनस फाइनल, ये लॉस हुआ है -3/2 GME/RE, ठीक है। ये हमारा जो है लॉस हुआ है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये 3/2 है, ये दिख रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 और ये -1, तो आंसर आ जाएगा कितना GME/RE। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है और यही लॉस किस में चला जाएगा, यही लॉस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इज इक्वल टू ½ ऑफ mv², इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। m से हम कैंसिल कर देते हैं, सॉरी ये GME/2RE आएगा, m से हम कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो स्पीड आ गई कि भाई जब वो क्रॉस करेगा किसको, सेंटर को, उस समय इसकी स्पीड होगी GME/RE, तो ये उसकी स्पीड होगी, ठीक है। तो होगा क्या, आपको पता है कि जैसे जैसे पार्टिकल नीचे की ओर आएगा, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे की ओर आएगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हर समय सेंटर की ओर लगता है, तो सेंटर की ओर लगेगा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेट करते करते जाएगा यहाँ तक कुछ स्पीड एक्वायर कर चुका होगा, ठीक है। जैसे इसको क्रॉस करेगा अब फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी सेंटर की ऊपर की ओर, इसका मतलब अब वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब रिटार्डेशन होगा और ये फिर धीरे यहाँ जाकर रुकेगा नहीं, ये फिर धीरे धीरे जाता रहेगा, स्पीड कम होती जाएगी और फाइनली एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि कोई एनर्जी में लॉस तो हुआ नहीं है, तो इस पॉइंट से हमने छोड़ा था, फिर इस पॉइंट पर आ जाएगा, फिर वो वापस अपने मोशन को रिपीट करेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। समझ में आ रही बात? यहाँ तक जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक पार्टिकल पर फोर्स लगेगा टुवर्ड सेंटर, तो वो फोर्स इसकी स्पीड बढ़ाता जाएगा। अब यहाँ पर पहुँच गया तो स्पीड आ गई तो रुकेगा नहीं तो इधर जाएगा, और जैसे ही इधर जाएगा वैसे ही फोर्स सेंटर की ओर लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो अब इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और फाइनली ये इस पॉइंट तक पहुंचेगा, ठीक है। इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो ऐसा हमारा ऑसिलेशन करता रहेगा। सवाल नंबर ए हमने कैलकुलेट कर लिया, ये इसका आंसर है। सवाल नंबर बी क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल। सवाल नंबर बी है फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच सेंटर फ्रॉम सरफेस। तो सरफेस से सेंटर तक आने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है आपको, ठीक है। सवाल नंबर ए, अगले सवाल के लिए भी सवाल नंबर ए आपको याद रखना है कि ए का मतलब वो सवाल है और बी का मतलब ये सवाल है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि भाई सरफेस से, ये सरफेस वाला पॉइंट है और सरफेस से सेंटर तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो सरफेस से सेंटर तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। पहला वाला सवाल तो बड़ा आसान था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ गया। अब देखते हैं दूसरा वाला सवाल। तो
अब किसी भी पार्टिकल का आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसका एक्सेलरेशन लिखते हो और उसी एक्सेलरेशन से आप आगे प्रोसीड करते हो, ठीक है। एक्सेलरेशन से स्पीड निकालते हो और स्पीड को फिर आप dx/dt लिखते हो तो वहाँ टाइम आ जाता है, ऐसा कुछ कुछ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई वहाँ से सरफेस से सेंटर तक आने में भाई बीच रास्ते में एक्सेलरेशन किस पॉइंट पर कितना कितना है। तो लेट सपोज कि कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से x है, ठीक है। अभी जैसे ही आप एक्सेलरेशन लिखोगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाएगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। लेट सपोज x किसी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल इस पॉइंट पे होता है p पॉइंट पर, और p की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, x है। तो अगर हम p पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड बोलिए, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलिए, और चाहे आप सिंपली इसको एक्सेलरेशन बोलिए। यहाँ तो एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जो भी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलिए चाहे एक्सेलरेशन बोलिए, तो एक्सेलरेशन बोलिए, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन एक ही चीज़ का है, ग्रेविटी का है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलिए चाहे एक्सेलरेशन बोलिए। तो हमें एक सॉलिड स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू निकालनी आती है, हमें फॉर्मूला पता है, वही हम जो है फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखते हैं, एक्सेलरेशन इसी को हम लिख दे रहे हैं, ए है ये, लेट सपोज, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड बोलिए, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलिए, चाहे सिंपली एक्सेलरेशन बोलिए। तो P पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू हमें सॉलिड स्फीयर के लिए अंदर के किसी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू लिखते हैं तो -GME सेंटर से डिस्टेंस डिवाइडेड बाई RE का क्यूब। तो ये हमारा फील्ड होगा, तो ये हमारा फील्ड होगा या ये हमारा एक्सेलरेशन होगा। इस इक्वेशन को देखते ही कुछ क्लिक करेगा आपको, इस इक्वेशन को देखते ही कुछ क्लिक करेगा। x क्या है, मैंने क्या बताया कि जब पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो वो इस पॉइंट से इधर आएगा, यहाँ पर स्पीड एक्वायर कर चुका होगा, या फिर यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी, फिर इस पॉइंट पर आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन जो है जो परफॉर्म करेगा। ये ऑसिलेटरी मोशन किस टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है, इसको देखना है तो आप इसके एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास अर्थ का मास है कांस्टेंट है, रेडियस अर्थ की रेडियस से कांस्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, एक ही वेरिएबल है वहाँ x। इसका मतलब ये दिख रहा है दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पार्टिकल विल परफॉर्म SHM इन होल टनल। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई इस एक्सेलरेशन की इक्वेशन को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो भाई इस SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसका मतलब वो पार्टिकल जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है वो ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, SHM, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पार्टिकल विल परफॉर्म या विल एग्जीक्यूट SHM थ्रू आउट द टनल, SHM इन होल टनल। पूरे टनल में वो पार्टिकल SHM कर रहा होगा इन होल टनल। तो पूरे टनल में वो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, SHM कर रहा होगा। और अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमने इस एक्सेलरेशन को लिख के हमें सॉल्व करना चाहिए था आगे, लेकिन एक्सेलरेशन को लिखते ही हमें क्लिक किया, अरे ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, SHM की। तो हमें समझ में आ गया पार्टिकल जो है SHM परफॉर्म कर रहा है। तो उस SHM में अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखिए तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, GME बाई कितना, RE का क्यूब। आपको याद हो शायद कि g को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, g जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको हम लिखते हैं GME बाई RE का स्क्वायर, मतलब जो एक्सेलरेशन एट सरफेस है उसको हम ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ आपको उसके टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, g बाई RE, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई g बाई RE। इसका मतलब अगर हम टाइम पीरियड लिखें कि भाई इस पार्टिकल को पूरा साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो t होता है कितना, 2 पाई बाई ओमेगा, t होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू निकाल लिए तो हो जाएगा 2 पाई बाई अंडर रूट ऑफ RE बाई g। तो पूरा साइकिल कंप्लीट करने में उसको इतना टाइम लगेगा। इसमें सारी वैल्यूज़ हमें पता है, जैसे हमें पता है क्या है,
अगर हमें पता है कि भाई आर ई की वैल्यू कितनी होती है, आर ई इज रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6400 किलोमीटर। अगर जी की वैल्यू देखें तो जी हमें पता है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस सब वैल्यू को इसमें, ये जितनी भी ये नोन चीज़ें हैं इनको इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 84.6 मिनट। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो पार्टिकल को उस टनल में पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए 84.6 मिनट लगते हैं। ठीक है, फिर से एक बार इसको समराइज करते हैं। अगर किसी पार्टिकल को एक अर्थ के किसी डायमीटर के अलॉन्ग अगर एक टनल हम डिग करें और किसी पार्टिकल को उस टनल में रिलीज करें तो पूरे रास्ते भर, पूरे टनल के रास्ते भर वो क्या करेगा, एसएचएम करेगा, और उस एसएचएम का टाइम पीरियड होगा कितना, 84.6 मिनट। ये पूरी साइकिल का टाइम पीरियड है। आपको पता है एसएचएम में साइकिल कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से छोड़ा है तो यहाँ से सेंटर तक गया क्वार्टर साइकिल, ठीक है, सेंटर से दूसरे एक्सट्रीम तक गया क्वार्टर साइकिल और मतलब हाफ साइकिल, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे आया सेंटर पे 3/4 3 क्वार्टर साइकिल हो गया, और फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर पहुंच गया तो पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। इसका मतलब एक बार यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, 84.6 मिनट लगते हैं। ठीक है, हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच सेंटर फ्रॉम सरफेस। तो यहाँ से यहाँ तक जाना है तो ऑब्वियस सी बात है ये साइकिल का क्वार्टर पार्ट होगा। तो आंसर भी होना चाहिए कितना, आंसर भी होना चाहिए कितना, आंसर होना चाहिए 84.6 डिवाइडेड बाई 4 मिनट। इतना टाइम लगेगा उसको सरफेस से सेंटर तक जाने में। ठीक है, याद रहेगा आपको कि अगर अर्थ के अंदर कोई टनल बनाई जाए, कोई ऐसी टनल बनाई जाए जो अर्थ का डायमीटर हो, उस डायमीटर में अगर उस टनल में किसी पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो वो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा और उस पार्टिकल को अपना पूरा एसएचएम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 84.6 मिनट। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं। ठीक है, ए बी सवाल आपको याद है, बी क्या है, ए क्या है वो आपको याद है, तो मैं दोबारा जो है ए बी नहीं लिखूंगा, बस सवाल में थोड़ा चेंज कर देते हैं। लेट सपोज कि इस बार इसको हमने कुछ स्पीड से नीचे फेंका, लेट सपोज हमने v0 स्पीड से नीचे फेंका। तो पहले केस में क्या था, पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अब केस है कि पार्टिकल इज नॉट रिलीज, इट इज थ्रोन, पार्टिकल इज थ्रोन विथ स्पीड v0, पार्टिकल इज थ्रोन विथ स्पीड v0। तो पार्टिकल इज थ्रोन विथ स्पीड v0, वेयर v0 इज इक्वल टू कोई वैल्यू ले लेते हैं, लेट सपोज वेयर v0 इज इक्वल टू GME by RE, where v0 is equal to GME by RE as shown. Again answer the question A and question B. तो पुराने केस में पार्टिकल को रिलीज किया गया था सरफेस से, इस केस में पार्टिकल को सरफेस से रिलीज नहीं किया गया, पार्टिकल को फेंका गया। तो पार्टिकल को फेंका गया और किस स्पीड से फेंका गया, v0 स्पीड से फेंका गया, वही है। तो अब बताना आपको सवाल नंबर ए। तो सवाल नंबर ए क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस द क्या, सेंटर। तो ए सवाल था फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस द सेंटर। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको पूरा कंसेप्ट पता है फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल, सवाल नंबर ए। तो पोटेंशियल एनर्जी का तो वही कंसेप्ट लिखेंगे भाई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे लिखेंगे, अभी लिखा था। तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, GME m बाई क्या RE। फिर उसी तरीके से हम दूसरा पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे कहाँ पे, सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -3/2 GME m बाई क्या RE। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो जैसे पार्टिकल सरफेस से सेंटर पे पहुंचा तो जो लॉस हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो लॉस बराबर कितना हो जाएगा, सॉल्व किया हुआ है पहले से, GME m बाई कितना 2RE। तो इतना लॉस हुआ है, मतलब इतनी एनर्जी लॉस हुई, इतनी एनर्जी और मिल गई। पहले क्या एनर्जी थी, तो पहले एनर्जी थी, एक तो काइनेटिक एनर्जी थी, एक पोटेंशियल एनर्जी में थी। तो हम कह सकते हैं कि भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी, क्योंकि इस बार इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये पहले 10 जूल की मान लो काइनेटिक एनर्जी होती है, और मान लो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस 10 जूल का होता है। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई, 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी, और जो लॉस हुआ है वो भी एनर्जी मिली होगी, तो GME m बाई 2RE। ठीक है, तो टोटल अब जो है 20 जूल की एनर्जी हो गई।
पहले काइनेटिक एनर्जी 10 जूल की थी और अब पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट वो भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है, तो मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का भी 10 जूल आ गया, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितने की होगी, 20 जूल की होगी। तो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख लो, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर, इनिशियल वही स्पीड थी तो वी नॉट स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर किया है और प्लस जी एम ई एम बाई कितना 2 आर ई इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी सी स्क्वायर, वेयर वी सी इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द सेंटर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है एम से एम कैंसिल कर दो, ये दोनों जोड़ के 1 बन जाएगा, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी सी की वैल्यू आ जाएगी, वी सी इज इक्वल टू हो गया, वी सी की वैल्यू कितनी आ रही है, वी सी इज इक्वल टू हो गया कितना, ये जोड़ेंगे दोनों को कितना हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो जी एम ई 2, ये आ गया कितना 2 जी एम ई बाई आर ई। तो इस बार सेंटर पे स्पीड कितनी आ गई, 2 जी एम ई बाई आर ई। तो इस तरह से करें, बहुत सिंपल है। पिछली बार किया था तो कितना आया था, यही वाला टर्म था, तो 2 से 2 या 2 नहीं आया था, इस बार ज़्यादा स्पीड आ गई, इसका मतलब इस बार √2 टाइम्स स्पीड हो गई, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट था, एनर्जी कंजर्वेशन किया, बहुत सिंपल है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है तो भी देख लीजिए, अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो लिखा के बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन किया है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू कितना वी नॉट स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे कितना है, जी एम ई एम बाई कितना, जी एम ई एम बाई आर ई बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हमें निकालना है हाफ एम इंटू वी सी का स्क्वायर और प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 3/2 जी एम ई एम बाई आर ई। तो आप इधर उधर करेंगे तो वही इक्वेशन आ जाएगी, इसको इधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो वही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर इस ये आंसर क्या है कि इस सब बार जब वो पार्टिकल सेंटर को क्रॉस करेगा तो उसकी स्पीड ये होगी। बहुत सिंपल सवाल है, समझ में आ गया। अब हम करते हैं सवाल नंबर बी कि कितना टाइम लगेगा उसको सरफेस से सेंटर तक पहुंचने में। तो सरफेस से सेंटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी एनालिसिस कर लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। हमें पता है कि जब पार्टिकल टनल के अंदर होगा तो उसका जो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ रही है, उससे हमें समझ में आ रहा है कि टनल के अंदर तो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन इस केस में पार्टिकल टनल के बाहर भी चला जाएगा, इसका मतलब जब हमने इस स्पीड से फेंका है तो ये नीचे आएगा। जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस पॉइंट पर भी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे। तो ऑब्वियस बात है, इस पॉइंट पर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे। इसका मतलब इस पॉइंट पर इसकी स्पीड v नॉट इधर हो जाएगी। इसका मतलब ये इस बार अर्थ के सरफेस के बाहर चला जाएगा, और अर्थ के सरफेस के बाहर जो हमारा फील्ड की वैल्यू होती है वो हमारा एसएचएम को नहीं डिनोट करती। अगर हम कहें कि भाई इस पॉइंट पर फील्ड क्या है, या फिर बोले एक्सेलरेशन क्या है, दोनों एक ही बात है। तो एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर हम लिखेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, जी एम ई एक्स अपॉन क्या, आर ई का क्यूब। इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, नेगेटिव साइन लगा देते हैं क्योंकि हर समय ये डिस्टेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है, एक्स के ऑपोजिट लगेगा, ठीक है। और लेकिन अगर कोई पॉइंट सेंटर से अगर हम कहें कि भाई जब ये बाहर पहुंच चुका होगा, लेट सपोज कभी बाहर यहाँ पहुंच चुका हो, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि भाई ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y है। तो इस पॉइंट पर जो हमारा एक्सेलरेशन लगेगा, सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन होगा कितना, जी एम ई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता है कि भाई ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम नहीं है, यहाँ पर एसएचएम नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन उसके हिसाब से नहीं आ रहा है, और यहाँ पर एसएचएम हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन उसके हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो जब तक पार्टिकल टनल के अंदर है तब तक वो एसएचएम कर रहा है, लेकिन जैसे ही पार्टिकल टनल से बाहर चला जाता है तब वो एसएचएम करना बंद कर देता है, ठीक है।
ये बात समझ आ रही है? ये सिर्फ एनालिसिस की है, पता नहीं इसका सवाल से लेना देना है कि नहीं। ये समझ जाइए कि टनल के अंदर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, टनल के बाहर पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा है, क्योंकि टनल के बाहर ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है जो कि एसएचएम की इक्वेशन से मैच नहीं करती। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा एज्यूम करें कि भाई ये हमारा, मान लो ये पॉइंट ए है, लेट सपोज ये पॉइंट ए है, ये दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट टनल का उधर वाला पॉइंट ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सेंटर है। इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, इसी ए बी और सी को। तो ए बी और सी को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया। ठीक है, तो बी हमने ये बना लिया, ए ये बना लिया, सी ये बना लिया। ठीक है, जब ये पार्टिकल सी पे ए पे है तो इसकी स्पीड इधर है, इसकी स्पीड इधर है। समझ में आ रही बात? इसकी स्पीड इधर है। इसका मतलब कि ये दिख रहा है कि ये एसएचएम की कंप्लीट साइकिल नहीं है, ये एसएचएम की कंप्लीट साइकिल नहीं है। इसका मतलब ये एसएचएम का कुछ पार्ट, एसएचएम की कंप्लीट साइकिल क्या होती है कि ये, इसका मतलब ए पॉइंट इज नॉट अ एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि अगर ए पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट होता तो उस पर स्पीड क्या होती, जीरो होती। ठीक है, ए पॉइंट इज नॉट एक्सट्रीम पॉइंट। ए पॉइंट अगर एक्सट्रीम पॉइंट होता तो उस पर स्पीड जीरो होती, यहाँ पर स्पीड कुछ v नॉट है। ठीक है, तो ए पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि भाई थोड़ा सा ये बड़ा एसएचएम है, एसएचएम की लाइन ये सेंटर सी है, और ये जो ये पॉइंट तो ए है, लेकिन ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये हमारा जो है लेफ्ट एक्सट्रीम है, और कोई है पता नहीं कितनी दूर है, और उसी तरीके से ये पॉइंट बी है, और ये हमारा जो है राइट एक्सट्रीम है। ठीक है, तो दिख रहा है इस एसएचएम का टाइम पीरियड, ये जो एसएचएम का होता, इस एसएचएम का टाइम पीरियड, या मतलब इस एसएचएम का जो साइकिल का टाइम पीरियड होता, वो हम पिछली बार निकाल चुके हैं। उसका आंसर होता कितना, टी, और टी की वैल्यू हम पिछली बार निकाल चुके हैं। टी की वैल्यू कितनी है, टी इज इक्वल टू कितना, टी इज इक्वल टू 2 पाई कितना, जी बाई आर ई, ऐसा ही कुछ आया था, है ना? नहीं सॉरी, आर ई बाई जी। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर ये इक्वेशन है एक्सीलरेशन की, तो उस हिसाब से ये टाइम पीरियड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लें ऑल्दो जब बी के बाद जो है पार्टिकल का जो भी मोशन हो रहा है वो एसएचएम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही बी को क्रॉस कर रहा है वो एसएचएम मोशन नहीं है, जैसे ए को ऊपर जा रहा है, ए के ऊपर जा रहा है, वो मोशन एसएचएम नहीं। लेकिन हमें उससे मतलब क्या, हमें तो सिर्फ निकालना है यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड, कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। समझ में आ रही बात? यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है, और हमें पता है कि अगर ये किसी एसएचएम का ये थोड़ा सा पार्ट है, क्योंकि हमें पता है एसएचएम पे जो लोअर लेफ्ट एक्सट्रीम होता है वहाँ पर स्पीड क्या होती है, जीरो होती है, और जो राइट एक्सट्रीम होता है वहाँ पर भी स्पीड क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, राइट एक्सट्रीम पर भी स्पीड जीरो होती है, और यहाँ पर भी स्पीड जीरो है। तो इसका मतलब अगर हम पूरे रास्ते भर, मान लें कि भाई पूरे रास्ते भर अगर एक्सेलरेशन इस तरीके का है, पूरे रास्ते भर एक्सेलरेशन इस तरीके का है, तो उस एसएचएम का साइकिल का टाइम पीरियड ये होना चाहिए। ठीक है, यही निकाला कि भाई जब तक एक्सेलरेशन ये रहेगा तो उसके हिसाब से टाइम पीरियड ये होगा। लेकिन जो हमारा वाला केस है, हमारे वाले केस में पूरा टाइम पीरियड नहीं लग रहा है, हमारे वाले केस में सिर्फ हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताना है। और ये हम ये नहीं कह सकते ए से पार्टिकल बी पर जाए और बी से लौट के ए पर आए तो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, नहीं। हम कहेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट एक्सट्रीम पे जाए और राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट एक्सट्रीम पे आए तो साइकिल कंप्लीट होगी। समझ में आ रही बात? तो हमें ये तो समझ में आ गया, कि भाई पूरी साइकिल का ये जो रास्ता है, पूरी साइकिल का कुछ पार्ट है, पूरा पार्ट नहीं, पूरा ये होता। अगर पूरा पार्ट ये होता तो इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या होता, इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या था, ये हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। हमें पता है कि जो v होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर ए एम्पलीट्यूड है, एक्स पोजीशन है, ओमेगा जो है हमें पता है ओमेगा की वैल्यू, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना, जी बाई आर ए, अंडर रूट जी बाई आर ए,
यहाँ हमने ओमेगा लिखा हुआ है, तो ओमेगा पता है, ए पता है, एक्स पता है। अब वी की वैल्यू क्या है, वी नॉट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो वी नॉट हमारा हो गया जी एम ई बाई आर ई, जी एम ई बाई आर ई, स्क्वायर कर लिया तो जी एम ई बाई आर ई। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी बाई आर ई, जी बाई आर ई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स ये डिस्टेंस है भाई, जितना इसका ओरिजिन से या मीन पोजीशन से डिस्टेंस है, तो यहाँ वाले केस में ये डिस्टेंस कितनी आर ई है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, आर ई का स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, ठीक है, आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं जी एम ई, या फिर इसको लिख लेते हैं, आर ई से आर ई कैंसिल, इसको लिख सकते हैं जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, तो ये इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर लिया, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, इधर दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, इसको ऐसे लिख लेते हैं, या फिर ओमेगा की वैल्यू डायरेक्टली लिख लो। ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो जी एम ई बाई आर ई क्यूब, तो जी एम ई बाई आर ई क्यूब, ये क्या है, ये है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, इसको स्क्वायर कर लिया, वी स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से रख दी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दी, और बाकी है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जी एम ई बाई आर ई कैंसिल हो गया, इधर आ गया आर ई स्क्वायर, तो तुम्हारा आ गया ए स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो ए हमारा आ जाता है कितना, √2 आर ई। इसका मतलब कि अगर √2 आर ई के एम्पलीट्यूड का SHM कंसीडर किया जाए, √2 आर ई एम्पलीट्यूड का SHM कंसीडर किया जाए, तो उसका टाइम पीरियड इतना हो, समझ में आ रही बात, √2 आर ई एम्पलीट्यूड का SHM कंसीडर किया जाए तो उसका टाइम पीरियड ये होगा। तो बेसिकली हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताना है, तो आपको दिख रहा है कि भाई ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टोटल डिस्टेंस हो गई √2 आर ई। ठीक है, तो इसके इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ये बेसिकली कितना है, ये जो x है, x इज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई √2, x इज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई √2। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस हो गया डेल्टा फाइव, दैट इज कितना हो गया, π/4। ठीक है, होपफुली तुमको समझ में आ रहा होगा। अगर हम पूरा को कंसीडर करते हैं कि पूरा a है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जा रही है, ये वाली डिस्टेंस a/√2 हो जा रही है, तो a/√2 के करस्पॉन्डिंग आप याद करो फेज कितना होता था, a/√2 के करस्पॉन्डिंग फेज होता था π/4। जैसे a/2 के करस्पॉन्डिंग फेज कितना होता था, a/2 के करस्पॉन्डिंग फेज होता था π/6, a/√2 के करस्पॉन्डिंग फेज होता था π/4, सेंटर से जो फेज डिफरेंस होता था। ठीक है, √3 a/2 के करस्पॉन्डिंग जो फेज होता था, फेज डिफरेंस होता था सेंटर और √3 a/2 वो होता था π/3। ठीक है, एक मिडिल पॉइंट से राइट एक्सट्रीम तक का जो फेज डिफरेंस होता था, वो फेज डिफरेंस होता था कितना, π/2। तो याद करो, तो बेसिकली ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई √2 डिस्टेंस पे, इसका मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, π/4। तो टाइम कितना लगना चाहिए, तो टाइम लगना चाहिए, ये ओमेगा हमें पता ही है किस एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, ओमेगा हमें पता है, तो टाइम लगना चाहिए t इज इक्वल टू जितना भी फेज डिफरेंस है दैट इज π/4 ओमेगा। और ओमेगा हमें पता है, π/4 और ओमेगा हमें पता है, ओमेगा कितना है, ओमेगा इज अंडर रूट या 1/1 ओमेगा इज इतना, तो ये कितना हो जाएगा RE/G। तो इस सवाल का आंसर ये आएगा। ठीक है, कुछ कंफ्यूज हो गया। पहली कंफ्यूजन आपको क्या होगी, आप कहोगे जब इधर पार्टिकल SHM कर ही नहीं रहा है, तो हमने इधर के पार्टिकल को SHM क्यों करवा दिया, पहले कंफ्यूजन ये होगी। तो हमें तो मतलब है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक का तो SHM कर ही रहा है, ये हमें पता है, और यहाँ से यहाँ तक SHM कर रहा है, ये हमें पता है। हमें चाहिए कि SHM अगर वो कर रहा है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है, ये चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि भाई उस चीज़ को हम भूल जाए, हम ऐसा कुछ अज्यूम करें कि भाई अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक SHM कर रहा है, तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ एम्पलीट्यूड का कुछ पार्ट है, क्योंकि हमें पता है कि
अगर ये पूरा एम्पलीट्यूड तो हो नहीं सकता था, अगर ये एम्पलीट्यूड होता तो ऑब्वियसली बात है स्पीड क्या होनी चाहिए थी, जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन ये जीरो है नहीं, स्पीड कुछ है। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये एम्पलीट्यूड का कुछ पार्ट है। तो अगर हम माने कि भाई वो एसएचएम जिसका टाइम पीरियड ये है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि भाई वो एसएचएम जिसका टाइम पीरियड ये है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो हमने ये सॉल्व करके निकाल लिया भाई, समझ में आ रही बात। तो उस एसएचएम का टाइम पीरियड चूंकि ये है, उस एसएचएम का टाइम पीरियड ये है, यहाँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना और वापस आने में ये टाइम लगता है, क्योंकि इस पूरे रास्ते भर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने ये मान रखी है। समझ में आ रही बात। तो फिर अगर उस एसएचएम का हमने एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया तो ये कितना है, √2RE है। उसके हिसाब से दिख रहा है कि भाई सेंटर से लेके ए पॉइंट तक के बीच का जो फेज डिफरेंस होना चाहिए ये π/4 है, क्योंकि √2RE इस पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड है, इस पॉइंट पर जो लेंथ है x, दैट इज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई √2। तो आपको याद होना चाहिए कि ऐसा पॉइंट जिस पे जो पोजीशन एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई √2 होती थी उस पे फेस कितना होता था, उस पे फेस की वैल्यू कितनी होती थी, या उस पॉइंट से लेके सेंटर तक के पॉइंट के बीच का फेस डिफरेंस कितना होता था, याद होना चाहिए π/4। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, या फिर ये कहो कि ये एंगल ट्रेवल करना है और इस स्पीड से ट्रेवल करना ओमेगा, तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करें।